हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसको हम वन शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर करा सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए टॉपिक जो है हमारा चैप्टर का नाम ही है हमारा अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड, बेस और सोल्ट। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि भाई अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है या फिर सोल्ट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले एसिड देखते हैं। अम्ल क्या होता है। देखिए बच्चों, अम्ल जो होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम अगर टेस्ट करके देखते हैं तो टेस्ट में वो कैसे लगते हैं, हमें खट्टे लगते हैं। और वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। यानी कि अगर आप नीला लिटमस पेपर लोगे और अगर आप उसको लिटमस पेपर को अम्ल के अंदर डालोगे तो वो नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है। और जब हम इनको जल में घोलते हैं, एसिड जो होते हैं, जब हम इनको जल में घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है। अब बेस के सिंपली डेफिनेशन अगर पढ़े तो बेस क्या होते हैं, बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में थोड़े कड़वे नमकीन टाइप होते हैं। ठीक है। वे कैसे थे, खट्टे। क्षार कैसे होते हैं, थोड़े खट्टे। ठीक है। और ये जो होते हैं ये इसके ऑपोजिट होते हैं। वो क्या थे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और इनको जल में घोलने पर ये OH माइनस आयन देते थे, ये देते हैं H प्लस आयन, और ये देते हैं बच्चों OH माइनस। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। जैसे एग्जाम्पल देखिए NaOH। ठीक है। देखिए काटेंगे तो OH निकल जाएगा, OH माइनस, KOH, OH। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इसको देख लीजिए, आंवला। आंवला अगर आप टेस्ट किया होगा तो खट्टा आपको पता है ना। जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे लगते हैं समझ जाइए कि उनके अंदर क्या है, एसिड है। सिरका आपको टेस्ट किया होगा, खट्टा लगता है। नींबू हो गया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, केमिकल हैं ये, और यहाँ पर ये कोई पदार्थ है। ठीक है। अब बात करते हैं सोल्ट की। देखिए सोल्ट को मैंने यहाँ पर कवर किया है। सोल्ट क्या होता है, जब अम्ल और क्षार को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उनके रिएक्शन से क्या बनता है, हमारा सोल्ट बनता है। देखिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और यहाँ पर मैंने NaOH लिया। मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको नाम से पता चल रहा है कि ये एसिड है, और NaOH क्या होता है, क्षार होता है। तो जब हमने इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराई तो हुआ क्या, सोल्ट जो था वो अलग निकल गया है, और साथ में आपका क्या निकलता है यहाँ पर, वाटर। ठीक है। तो अम्ल और क्षार के रिएक्शन से जो हमारा क्या बनता है, वो लवण बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली छोटी छोटी अम्ल, क्षार और लवण की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे टाइप होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है। और जो लवण होते हैं वो इन दोनों के रिएक्शन से मिलते हैं, यानी इन दोनों के आपस में रिएक्शन करोगे तो आपका क्या निकलेगा, लवण निकलेगा। ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब एसिड बेस को, क्योंकि एसिड बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अब एसिड बेस को समझने के लिए मैंने आपको डिफरेंसेस दिए हैं। ठीक है। यहाँ से आप एसिड बेस को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो होते हैं, यानी कि एसिड जो होते हैं, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, आंवला, संतरा। क्षार जो होते हैं वो थोड़े स्वाद में कड़वे लगते हैं, तीखे टाइप, जैसे कि साबुन। साबुन का कभी टेस्ट करके देखना। ठीक है। सोप वाटर, सोप वाटर ही बोलते हैं ना, साबुन का पानी। ठीक है। इसको कभी टेस्ट करके देखोगे तो थोड़ा नमकीन टाइप सा लगता है, गंदा सा लगता है। ठीक है। एसिड जो होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले से लाल। क्षार जो होते हैं इसके ऑपोजिट होते हैं, ये लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए एसिड जो है ये जो पानी में घोले जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये जो पानी में घोले जाएंगे तो ये कह देंगे आपको OH माइनस आयन। यहाँ तक आपको समझा दिया था। अब कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि एसिड जो होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो pH वैल्यू होती है, यानी कि इसका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अम्ल जो है उसकी वैल्यू 7 से कम होती है, अम्ल की pH वैल्यू, सॉरी। ठीक है। लेकिन जो क्षार होता है इसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। आगे हम पढ़ेंगे pH स्केल के अंदर, वहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब देखिए अम्ल जो होता है इसका जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसका जो भी जिसके साथ भी मिलकर बनता है, ठीक है, वो जो होता है बिजली पास करने में मदद करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करता है। लेकिन क्षार जो होता है इसका सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन को मतलब बिजली पास करने में क्या करता है, हेल्प कर देता है। ठीक है। अब जो क्षार होते हैं
जो एसिड होते हैं, सॉरी, ये जो एसिड होते हैं ये क्षार को उदासीन कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल। अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि एसिड HCl लिया, ठीक है, और बेस लिया, तो ये आपस में रिएक्शन करके सोल्ट बन गया था, तो ये उदासीन तो हो गए। जब और अम्ल जो होते हैं, मतलब ये जो क्षार होते हैं ये अम्ल को उदासीन कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल चार्ज वाला बन जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, ये देखो इसको मिलकर हमारा ये बने था। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, कट गया इसमें चार्ज आपस में। जैसे कि HCl है, अब देखो HCl में मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल बताया, NaOH, H2SO4, HNO3, CaOH का ट्वाइस, KOH एटसेट्रा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई है। अब देखिए मैंने देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाया गया है। मैंने देखो यहाँ पर कोई बर्तन लिया है, मैंने उसमें यहाँ पर इसमें एसिड लिया, इसमें बेस लिया, ठीक है। मैंने इसमें नीला लिटमस पेपर डाला, इसमें मैंने रेड लिटमस पेपर डाला, ठीक है। तो नीला लिटमस पेपर क्या था, जहाँ तक वो भीगा वहाँ तक वो रेड हो गया, ठीक है। और रेड लिटमस पेपर का क्या था, जहाँ तक भी वो भीगा ब्लू हो गया, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल और ये लाल को नीला कर देते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा अम्ल और क्षार को पहचानने की ट्रिक बता देती हूँ। मतलब बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हम पता नहीं लगा पाते कि ये सॉरी अम्ल है या क्षार है, तो मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा बता देती हूँ ताकि आप इजीली याद कर सके या समझ सके। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि इजी ट्रिक फॉर एसिड एंड बेस, मीन्स एसिड बेस को हम इजीली कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी केमिकल के शुरू में H आता है, ध्यान से समझिएगा, जब भी हमारे जो केमिकल फॉर्मूला है इसके शुरू में H आता है, या फिर मतलब शुरू में H आता है या COOH आता है, ध्यान से समझिएगा, तो या फिर अंत में क्या है, मतलब वो मेटल होती है। कहने का मतलब अगर शुरू में हाइड्रोजन आता है या फिर लास्ट में COOH आता है, समझ जाइए कि वो आपका क्या होगा, एसिड होगा। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फाइड नहीं है, ये रहा SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड एसिड, ठीक है। ये सभी जो है ये आपके क्या होंगे, एसिड होंगे। एंड देन देखिए शुरू में हाइड्रोजन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लास्ट में OH है, तो पहचान क्या होगी, शुरू में H और लास्ट में COOH जो होगा, मीन्स वो आपका एसिडिक एसिड, सॉरी एसिड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। आप कुछ नॉन मेटल ऐसी होती हैं जो एसिडिक होती हैं, ठीक है, उनकी पहचान कैसे करोगे आप, देखिए ये आपको एक एक्सेप्शन की तरह याद कर सकते हो, C2H5O4, ठीक है, C2H2O4, NO2, CO2, SO2, ये क्या होती हैं, ये न्यूट्रल मतलब नॉन मेटल्स होती हैं, और वैसे ये क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, ठीक है। अब देखिए अब बेस को बताती हूँ मैं ट्रिक कैसे करते हैं बेस की। बेस का देखो बच्चों कैसे होगा, इसके जो है लास्ट में OH आ रहा होगा, ध्यान समझिएगा, इसके लास्ट में OH आ रहा होगा, ठीक है। क्या बन रहा होगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे देखिए OH 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 आप देख रहे हैं, या OH आ रहा हो, OH2 आ रहा हो, ठीक है। और या फिर जो हमारे मेटल होते हैं ना, मेटल धातु जो होती हैं, उनसे जो बनते हैं ऑक्साइड, मेटल से बनने वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। देखिए OH सारे आ रहे हैं तो आपका सीधी सी बात है बेस है। और जो मेटल है देखिए कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये जो जितने भी हैं सारे, ये भी आपके क्या होंगे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मीन्स ये सभी क्या है, आपके बेस है, ये सभी क्या है, आपके एसिड है, ठीक है। अब इसमें कुछ हार्ड एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, हाथ लग गया था मेरा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, एक जो हमारे एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, या फिर जो हमारे क्षार होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, तो सबसे पहले चलिए स्ट्रॉन्ग ही एसिड ही पढ़ते हैं। देखिए ये तो है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो है हमारे वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए ये आपको याद करने पड़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमाइड एसिड, ठीक है, HNO3, H2SO4, HClO4, ये सब मैंने इसके नाम लिखे हैं, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, तो ये सभी आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर इनकी बात करूँ CH3COOH,
ठीक है, H2S, HNO2, ClO3, HCN, ये सभी क्या है आपके वीक एसिड है। अब बात करते हैं क्षार की। देखिए बच्चों, क्षार जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम, ठीक है ना, ये सभी क्या है आपके, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये सभी क्या है आपके वीक बेस है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, फेरस, ये सभी क्या है आपके दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको याद करने होंगे, समझने होंगे। मैंने आपको याद इनको अम्ल क्षार को पहचानने की ट्रिक भी बताई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अम्ल क्षार और लवण के प्रकार यानी कि टाइप्स की। सबसे पहले देखते हैं बच्चों अम्ल के प्रकार। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्ट्रेंथ यानी कि ताकत जो होती है उसके आधार पर जो हमारे एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं, ये ऐसे एसिड होते हैं जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं। समझ रहे हैं आप, जल में पूरी तरह घुल जाएंगे और हाइड्रोजन आयन देंगे, वे क्या कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ये जल में पूरी तरह नहीं घुल पाते। अभी मैंने आपको बताया परबल अम्ल जल में जल्दी मतलब इजीली घुल जाते हैं, पूरी तरह घुल जाते हैं, जबकि ये जो होते हैं वो पूरी तरह नहीं घुल पाते, पूरी तरह आयनित नहीं हो पाते। ये क्या कहलाते हैं दुर्बल अम्ल, जैसे CH3COOH, HCOOH। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी सांद्रता के आधार पर। अभी हमने स्ट्रेंथ यानी कि पावर के आधार पर अम्ल के प्रकार पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के आधार पर, सांद्रता के आधार पर अम्ल के प्रकार। ठीक है, अब जो सांद्रता होती है यानी कि उसकी जो प्योरिटी है एक तरह से, उसके आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड को बच्चों सांद्र अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, और डाइल्यूट को हम तनु अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक कॉपी के थ्रू समझा देती हूँ, यहाँ से आपको मतलब समझ में आएगा। देखो देखो कंसंट्रेटेड एक कैसा होता है, मैं आपको हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पर, सांद्र, और ये क्या है आपका डाइल्यूट। ठीक है, CONC, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब देखो पहचान क्या है, कंसंट्रेटेड जो होता है, मान लो मैंने यहाँ पर H2SO4 ले लिया है, मैंने यहाँ भी H2SO4 ले लिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है या फिर डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, पहचान देखो क्या होगी, जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है उसमें H2SO4 की मात्रा तो होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अदर पार्टिकल्स जो होते हैं, बाहर की चीज़ें जो होती है वो बहुत कम होती है। समझ रहे हैं आप, ज़्यादा होती है और ये बहुत कम होती है। डाइल्यूट जो होता है उसमें H2SO4 की मात्रा तो होती है बहुत कम, और जो अदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी मात्रा होती है बहुत ज़्यादा। ये कहलाते हैं आपके कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड। देखिए मैंने यही डेफिनेशन में दिखाया हुआ होगा आपको, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। इसको प्योर एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कि ऐसा एसिड जिसमें खुद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए एसिड तो है, ऐसा एसिड जिसमें खुद की मात्रा तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और बाहर दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। देखना कितना डिफरेंस है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको कितना डिफरेंस है। ये कहलाती है आपकी कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे देखो कंसंट्रेट HCl ले लिया मैंने यहाँ पर कंसंट्रेट HCl लिया हुआ है, H2SO4 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेट HCl, अब हम पढ़ेंगे डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl जो होता है स्टूडेंट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। देखिए डाइल्यूट HCl का क्या होगा, जिसमें जो ये है मतलब जो हमारा एसिड है इसकी मात्रा तो होती है बहुत कम और बाहर के पार्टिकल्स की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा। तो ये आपका कहलाता है डाइल्यूट एसिड। जैसे कि आपका H2SO4 हो गया डाइल्यूट, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्षार के टाइप। ठीक है, अभी तो मैंने आपको अम्ल के टाइप बताए थे, अब हम पढ़ेंगे क्षार के टाइप। अब उसमें भी हमने स्ट्रेंथ के आधार पर पढ़ा था, यहाँ पर भी हम स्ट्रेंथ के आधार पर पढ़े थे। ठीक है, तो देखो वहाँ हमने स्ट्रॉन्ग अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड पढ़ा था। अब हम स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस पढ़ेंगे। देखिए बच्चों बिल्कुल उसकी तरह है, सेम, कोई चेंज नहीं है। बस इसमें देखो ये भी पानी में पूरी तरह घुल जाते थे। स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग एसिड
पानी में पूरी तरह घुल जाते थे, ये स्ट्रॉन्ग बेस ये भी पानी में पूरी तरह घुल जाएंगे, लेकिन वो आयनित होकर H+ देते थे, ये आयनित होकर OH- देंगे। ठीक है, डेफिनेशन भी ऐसे लिखी है, ऐसे क्षार जो जल में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं यानी कि घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, OH- आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके परबल क्षार, जैसे कि NaOH KOH। ठीक है, अब दुर्बल क्षार जो होगा वो बिल्कुल दुर्बल अम्ल की तरह होगा। ठीक है, जैसा हमने दुर्बल अम्ल पढ़ा था बिल्कुल सेम होगा। ये थोड़े कम घुलते हैं, ये क्षार जो होते हैं ये जल में पूरी तरह आयनित नहीं हो पाते, और ये जो होते हैं कम OH- मुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि अमोनिया। अब देखते हैं ऑक्यूरेशन के आधार पर घटना। ठीक है, इसमें ये दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक बेस, यानी कि कार्बनिक क्षार और अकार्बनिक क्षार। अब कार्बनिक क्षार कैसे होते हैं? देखिए, ऐसे क्षार जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, समझ रहे हैं, जो हमें प्रकृति से पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक क्षार, जैसे कि पायरिडीन। ठीक है, जिसको pyridine बोलते हैं ना, वो। अकार्बनिक क्षार कैसे होते हैं? ये जो होते हैं ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, ये मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित मतलब ये जितने भी केमिकल होते हैं ये हमारे द्वारा बनाए होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? अकार्बनिक क्षार होगा। अब देखते हैं बच्चों कंसंट्रेशन के आधार पर, अभी हमने एसिड पढ़ा ना, कंसंट्रेशन सांद्रता के आधार पर। अब हम बेस पढ़ रहे हैं, टाइप्स दोनों के सेम होंगे। वहाँ पर भी ये देखो, वहाँ क्या था? सांद्र अम्ल था, यहाँ क्या है? सांद्र क्षार। वहाँ क्या था? तनु अम्ल था, यहाँ क्या होगा? तनु क्षार। ठीक है, ये बच्चों ये भी एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, बिल्कुल सेम यही है, बिल्कुल डिप्टो यही है, बस इसकी जगह आप यहाँ पर कोई बेस ले लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? NaOH ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl की बात करती हूँ, तो कंसंट्रेटेड HCl में जो है हमारी HCl की मात्रा जो होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी, और बाहर के पार्टिकल्स की कितनी होगी? कम होगी। और जो डाइल्यूट होगा उसमें जो HCl होगा उसकी मात्रा बहुत कम होगी, और जो बाहर के पार्टिकल्स होंगे उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। समझ में आया? इसका बिल्कुल यही है, बस H2SO4 की जगह यहाँ पर क्या आ गया? ये अम्ल था, यहाँ पर ये क्षार हो गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? देखिए मैंने ऐसे ही लिखा है कि बेस जिसमें अधिक मात्रा बेस की होती है, मतलब जो आपका वो है, और बाहर के पार्टिकल्स की कम होती है। ये इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, इसमें जो बाहर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, और जो एसिड होगा वो बहुत कम होगा, जैसे आपका ये मैंने एग्जाम्पल समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल्ट। देखिए बच्चों, सोल्ट की जो डेफिनेशन है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर से रिमेंबर करा देती हूँ कि सोल्ट जो होते हैं वो एसिड बेस की रिएक्शन से बनते हैं। जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा सोल्ट बनता है। अब अगर हम सोल्ट के टाइप्स की बात करें तो सोल्ट जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है: अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन। एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट, नेचुरल सोल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉरी। अब देखिए, एसिडिक सोल्ट यानी कि अम्लीय लवण कैसा होता है? इसमें क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, ध्यान से समझिएगा, एसिडिक सोल्ट में एसिड जो होगा वो तो स्ट्रॉन्ग होगा और वो वीक बेस के साथ में रिएक्ट करेगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा? अमोनिया, मतलब जो भी जिसके साथ भी आप रिएक्शन करोगे सोल्ट बनेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सोल्ट। ध्यान रखना है, एसिडिक सोल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा। जैसे देखिए यहाँ पर HCl लिया, अभी मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की आपको पूरी की पूरी इंडेक्स दिखाई थी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NH4OH जो होता है ये वीक बेस होता है। तो जब इनकी आपस में रिएक्शन कराई है तो अमोनियम क्लोराइड और साथ में वाटर निकला है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। अब बात करते हैं बेसिडिक सोल्ट की। इसमें जो होगा इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बेस के लिए स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो यहाँ पर देखिए NH4OH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड था वैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ वीक एसिड है। तो इनकी जब आपस में रिएक्शन कराई है तो यहाँ पर देखिए सोडियम फॉर्मेट निकला है और साथ में वाटर निकला है। अब होता है न्यूट्रल सोल्ट। अब न्यूट्रल सोल्ट कैसे होते हैं? जिसमें या तो जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एसिड बेस हो, या दोनों वीक हो। ठीक है,
दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होने चाहिए, एसिड बेस, या फिर दोनों वीक होते हैं। जब वे आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो कहलाती है आपकी उदासीन लवण, उदासीन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए HCl लिया, HCl स्ट्रॉन्ग है, NaOH लिया, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हैं और ये साथ में क्या बना रहे हैं, आपका सोल्ट बना रहे हैं, ठीक है। या फिर आप वीक ले लीजिए, ये भी वीक होना चाहिए, ये भी वीक होना चाहिए। तो इस टाइप की जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और ये आपका किसका एग्जाम्पल है, उदासीन लवण का। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी एसिड बेस और सोल्ट इन सभी के बारे में, टाइप्स के बारे में बताया है। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल और सूचक। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं सूचक, जिसको इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो सूचक होते क्या हैं, देखिए ध्यान से समझिए। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय क्षार की उपस्थिति में उनका रंग, गंध या टेस्ट जो होता है वो बदल देते हैं, उनको कहते हैं सूचक, ठीक है। जैसे कि एसिड होता है तो उसका कलर टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो स्वाद में खट्टा होने लगेगा, ठीक है, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ऐसी क्षार जो होगा, क्षार के प्रेजेंस में उसका भी टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये जो होते हैं सूचक कहलाते हैं, ठीक है। अब जो सूचक होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, जिसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। एक होता है संश्लेषित सूचक, जिसको सिंथेसाइज इंडिकेटर बोलते हैं। एक होता है गंधीय सूचक, जिसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। अब प्राकृतिक सूचक का मतलब आप यहाँ से ही देख सकते हैं, जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए गए हो, प्रकृति में पाए गए हैं, खुद से हमने नहीं बनाए, उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे सूचक जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हल्दी, हल्दी मानव मेड नहीं है, हल्दी खुद से धरती से आई है, ठीक है। उसका रंग, रूप, साइज वो हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है, वो धरती में से ऐसी ही निकली है, या फिर लिटमस पेपर, ठीक है। एंड संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, संश्लेषित सूचक जो होते हैं ये मानव द्वारा बनाए हुए सूचक होते हैं, इनको हम लोग बनाते हैं, ऐसे सूचक कहलाते हैं संश्लेषित सूचक। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं कहलाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोफ्थिलीन, ठीक है। फिर होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षार के मिलने पर बदल जाती है, यानी कि कोई भी सूचक है, अम्ल मिलेगा तो उसकी गंध बदल जाएगी, क्षार होगा तो उसकी गंध चेंज अलग हो जाएगी। तो ऐसे जो सूचक होते हैं उसको बोलते हैं हम गंधीय सूचक। जैसे प्याज, लौंग, ठीक है, प्याज की स्मेल अलग होती है, लौंग की स्मेल अलग होती है, ठीक है, वेनिला। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक, ठीक है। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये सेकंड चैप्टर में टॉपिक है पीएच स्केल, जिसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब पीएच स्केल का यूज़ क्या होता है, क्या है ये चीज़ें, तो ध्यान से समझिएगा। ये टॉपिक बच्चों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, पूछ लेते हैं बच्चे, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की सामर्थ्यता, सामर्थ्यता का मतलब है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रोंग है या कितना ज़्यादा वीक है, अम्ल हो या क्षार हो, उसको मेज़र करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं पीएच स्केल। अब देखिए बच्चों, पीएच स्केल जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस टाइप से जो होती है वो पीएच स्केल होती है। अब ये 0 से लेके नंबर स्टार्ट होते हैं, उस स्केल में 40 तक जाते हैं, ठीक है। अब 14 तक तो जाते हैं। अब देखो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पीछे बताया था जब डिफरेंस करवाए थे एसिड और बेस के, तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 है ये, यानी कि इससे नीचे नीचे अगर आता है, हमारी वैल्यू इससे नीचे नीचे आती है तो आप समझ जाइए कि वो आपका एसिड है, और अगर इससे ऊपर ऊपर आती है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, बेस है, ठीक है। अब इसमें भी कलर होते हैं, कुछ पहचान होती है जिससे आप बता सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग, अब देखो टाइप्स में चेंज हो गया ना, हमें ये तो पता चल गया कि नीचे एसिड है ऊपर बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, वो कैसे पता करेंगे, तो उसको आप कैसे पता करेंगे, देखो अगर आपकी वैल्यू 1 से लेके 3 तक आती है, अगर आपका पीएच मान 1 से लेके 3 तक आएगा, तो देखो बच्चों 1 से लेके 3 तक का जो पीएच मान आएगा, यानी कि आप तो समझ जाइए कि स्ट्रॉन्ग से चलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है, इधर ऊपर से चलता है, इधर बेस वीक से चलता है, ये नीचे से चलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अगर 3 से 6 तक आती है, देखिए 3 से 6 तक आएगी तो आपका ये वीक एसिड हो जाएगा। अगर 7 आती है तो 7 पे आप समझ जाइए, कलर भी आपको दिया हुआ है,
अगर आपकी वैल्यू 1 से 3 आती है और रेड कलर शो होता है तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। येलो कलर टाइप होगा तो आपका वीक एसिड है। 7 पे आएगा रेड होगा तो आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। 8 से 11 अगर आपका आता है तो 8 से 11 पर आपका वो क्या होगा, वीक बेस होगा। उसके बाद 11 से 14 जो आएगा आपका वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू होती हैं, जैसे कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7 से लेके 7.8 तक का होता है। मानव रक्त का 7.4 होता है और अम्लीय वर्षा का बच्चों 5.5 होता है, या फिर इससे कम भी बोल सकते हैं आप। और जल का आपको सभी को पता होगा, जल का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अभी तक हमने अभिक्रिया नहीं पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ में किस तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं मेटल। मेटल आप सभी समझते होंगे धातु। तो अम्ल और क्षार जो धातु के साथ किस तरह अभिक्रिया करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर अम्ल और यहाँ पर क्षार लिया है। अगर मैं अम्ल की किसी धातु के साथ में अभिक्रिया करूंगी तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेम इसी में है, अगर मैं क्षार की किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करूंगी तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, अम्ल लिया क्षार लिया, इस तरह से आप इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ ले ली मैंने धातु Zn, ठीक है। तो देखो यहाँ से Zn इस Cl के साथ में अलग निकल जाएगा। जिंक क्लोराइड बैलेंस करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पर बैलेंस नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं लगा देती हूँ, चलो ठीक है। तो ये आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और यहाँ पर देखो मैंने क्षार लिया है, क्षार की मैं इसके साथ में करूँगी तो यहाँ पर Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो वो खुद से कर लीजिएगा। तो ये अब धातु के साथ अम्ल और क्षार धातु के साथ, बस आपको इतना याद रखना है कि जो अम्ल और क्षार होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं दोनों, चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो। समझ में आया आपको। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की मैंने अलग अलग दिखाई दी है। तो देखो मेटल कार्बोनेट जो अम्ल होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर धातु के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, यहाँ पर मेटल कार्बोनेट के साथ में अगर रिएक्ट करेंगे तो CO2 गैस देंगे और सोल्ट निकालेंगे, ठीक है। और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करेंगे अम्ल, ध्यान रखना है, अम्ल अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी रिएक्ट करेंगे तो भी वो आपका सोल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। जबकि क्षार जो होता है, क्षार मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करते। ये चीज़ें आपको नोट रखनी है, ध्यान रखना है कि क्षार इन दोनों के साथ में रिएक्शन नहीं करते, अम्ल जो है बस वही इनके साथ में रिएक्ट करती है। मैंने आपको रिएक्शन भी यहाँ पर प्रूफ में दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ में किस तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये रिएक्शन कितनी बार करा दी है, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन हो गई है, पता भी रहेगा आपको कि एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके सोल्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड की मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ में अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा एसिड जो होता है जब वो मेटल ऑक्साइड, अब देखिए ये सी है कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करता है तो वो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम लिया है इसलिए कैल्शियम क्लोराइड आया, यहाँ पर कुछ और होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड या जो भी होगा उससे में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर वही आ जाएगा और साथ में क्या निकलता है, वाटर। अब देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेस के साथ में किस तरह रिएक्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपस में रिएक्शन कराया है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर निकला है, ठीक है। अब एक होती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने अभी आपको 11 में पढ़ाई थी, शायद तीसरा पॉइंट पढ़ाया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी होती है, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्ल और क्षार दोनों ने रिएक्शन करी है, यहाँ पर आपका सोल्ट और वाटर निकल गया, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो एसिडिक सोल्ट और वाटर निकलता है। मैंने आपको ये रिएक्शन कराई है,
ठीक है, ये जो मैंने टाइप्स लिखवाए थे आपको अम्ल क्षार के, ये उसी के बीच में से आई है। जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करेगा तो बेसिक सोल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में करेगा तो न्यूट्रल सोल्ट बनेगा, एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करेगा तो वो आपका न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इजीली आप याद रख भी लोगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये कुछ टॉपिक्स है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, NaOH, NaCl, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, तो बेकिंग सोडे की अगर बात करें हम, तो स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा होता है, इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, सभी के घर में नॉर्मली मिल भी जाता है। ठीक है, जब हम पूड़े टाइप बनाते हैं तो पूड़े आटे में डालते हैं ताकि वो थोड़ा फूल जाए। ठीक है ना, तो जो पूड़े हमारे वो अच्छे से बने। बहुत सारी चीज़ों में भी इसका यूज़ करते हैं, दूध को फाड़ने के लिए, क्या बोलते हैं, पनीर बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो नॉर्मली इसका साधारण नाम जो होगा वो क्या होगा, खाने का सोडा। इसके अनुसूत्र की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम मैंने आपको बताया, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अनुभार की बात करते हैं तो 84.007 ग्राम पर मोल जो होता है इसका वेट होता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा को बनाने की विधि देखते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली विधि देख लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आपका सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। यही मैंने लिखा हुआ है कि जब सोडियम कार्बोनेट को CO2 और जल के साथ में प्रवाहित करते हैं तो वही बनता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है कि जब NaCl के जली विलयन में CO2 और NH3 गैस प्रवाहित करते हैं तब भी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब ये जो दूसरी प्रोसेस है इसको सोल्वे प्रोसेस बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस आप याद रखिएगा। ठीक है, सोडियम NaCl, जब NaCl के जलीय विलयन को, ये NaCl का जलीय विलयन लिया है, NaCl के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। तो ये जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, मतलब ठोस होता है सफ़ेद कलर का, क्रिस्टलीय। ठीक है ना, जल में घुलनशील होता है, इसको जल में आप घोलोगे, आपने देखा तो होगा, मतलब ये जो होता है कि जैसे आपकी शक्कर टाइप होती है, शक्कर मतलब ऐसी नहीं, चीनी वाली जो होती है शुगर टाइप होती है, इस तरह से शुगर थोड़ा बूरा बूरा आपको जानते होंगे, सभी जानते होंगे, इस टाइप से होता है, जल में घुलनशील होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो एसिडिक होता है। ये स्वाद में जो होता है आपको शायद दिखाई दे रहा हो, ये स्वाद में कड़वा और नमकीन टाइप लगता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो 851 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, मैंने इसी वजह से आपको पूरे नोट्स की तरह बताया हुआ है ताकि आप इजीली यहाँ से नोट भी कर सकें। ठीक है, अब रासायनिक गुण की बात करते हैं। रासायनिक गुण मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हम क्या नई चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि ताप का प्रभाव। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा वो CO2 गैस निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन में निकल जाएगा, ये दो अणु मैंने इसके लिए है, तो यहाँ से CO2 और वाटर निकालेगा और आपका क्या निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी अम्लों के साथ में रिएक्शन कराते हैं, किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट की, जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो जब हम इसकी अम्ल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो जल और CO2 निकलता है, जैसे यहाँ निकला था सेम ऐसे ही यहाँ निकलेगा, लेकिन यहाँ पे NaCl निकलेगा, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट निकला था, यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरी रिएक्शन है कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो भी आपका CO2 और वाटर निकलेगा, यहाँ पर आपका सोडियम सल्फेट निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलेगा, सेम निकलेगा, लेकिन अगर आप उसको गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, अगर आप उसको एसिड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो सोडियम क्लोराइड निकलेगा, अगर आप उसकी एसिड तो दोनों है, ठीक है, अगर आप उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो आपका सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस की, उपयोग की। तो ये जो हमारा होता है, इस आग बुझाने में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है,
बेकिंग सोडा जो होता है इसको आग बुझाने में भी यूज़ करते हैं। पेट में जो एसिडिटी बन जाती है उसको भी दूर करने में ये बहुत हेल्प करता है। ये दूर लिखा हुआ है, उसमें भी हेल्प करता है। और जो आपका दूध फट जाता है, दूध के फटने को रोकने में भी इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभी मतलब होता है ना कि दूध हमको लगता है कि वो गर्मी की वजह से कैसे भी स्मेल आती है, फटता है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा हल्का सा डाल लेते हैं। इससे जो है दूध फटना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और पेय पदार्थों के ब्रेड बनने में। ठीक है फ्रेंड स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक था ये मैंने पीछे थोड़ा सा जल्दबाजी में उल्टा बोल दिया है। दूध फटने में नहीं, दूध को फटने से रोकने में इसका यूज़ करते हैं। मैंने पीछे गलती से दूध को फटने में यूज़ करते हैं ये बोल दिया है। ठीक है, आप कोई गलत कमेंट ना करें, इसलिए मैं आपको रिमेंबर करा रही हूँ कि वो गलती से गलत बोला गया है। दूध को फटने से रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो जल्दी जल्दी से मैं स्पीड से पढ़ा रही हूँ इसलिए थोड़ा स्लिप हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसको बच्चों बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो CaOCl2 है, मैंने यहाँ पर लिखा है। अणुसूत्र ये होता है CaOCl2। इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण। अब देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, पेपर में डायरेक्टली इस तरह भी दे सकते हैं, पेपर में विरंजक चूर्ण भी लिख कर दे सकते हैं, पेपर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको सभी नाम ये पढ़ने पड़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर भी लिख कर दे सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी नाम लिखा हुआ सकता है। तो आपको याद रखने होंगे कि ये चारों जो नाम है वो सिर्फ एक ही CaOCl2 के हैं। ठीक है, अब इसके बनाने की विधि देखते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या होगा कि शुष्क बुझा चूना जो होता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इस पर हम क्लोरीन गैस जो प्रवाहित करते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसके साथ हमने क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराई 40 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर हमने रिएक्शन कराई तो हमारा वाटर बाहर निकल जाता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं वो निकल जाएगा। ठीक है, यही तो हमें बनाना था। ठीक है, अब इसके भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो ये पीला सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, और ये जो होता है क्लोरीन गैस, मतलब इसके अंदर जो होती है वो क्लोरीन गैस की तीव्र गंध आती है। ठीक है, कभी अगर आप स्मेल करेंगे तो क्लोरीन जैसी गंध आती है इसमें। इसके यूजेस की बात करें तो इसको जीवाणुनाशक के रूप में यूज़ करते हैं, क्लोरीन गैस बनाने में इसका यूज़ करते हैं, और इसका उपयोग जो होता है वो कागज़, कपड़ा, फर्नीचर आदि के रंग को उड़ाने में यूज़ करते हैं, कलर को उड़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल के साथ अभिक्रिया, जब आपकी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जल के साथ में रिएक्शन करती है तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, जल के साथ में रिएक्शन करने पर। फिर होता है CO2 के साथ में, अगर CO2 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस दोनों में निकले, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। अम्ल के साथ की बात करें, अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट निकलेगा, और अगर हम एथेनोइक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारा कैल्शियम एसीटेट निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ लाइक कर दे। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक कर दे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। ये भी हमारा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वॉशिंग सोडा आप सभी को पता है वॉशिंग सोडा क्या होता है। कपड़े धोने वाला जो हमारा पाउडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, डेकाहाइड्रेट बोलते हैं इसको याद करने की देखो बच्चों एक ट्रिक है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक होता है आपका बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक होता है आपका वॉशिंग सोडा जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो वॉशिंग सोडा का एग्जांपल क्या होता है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, अब देखो वॉशिंग सोडा में पहचान कैसे कर सकते हो, सिर्फ आपको पहचान बताऊंगी। वॉशिंग सोडा किसी भी चीज़ को धोने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पानी की। और देखो H2O का मतलब क्या है, पानी। तो जिसमें पानी का यूज़ हो रहा है वो आपका वॉशिंग सोडा है, और जिसमें नहीं हो रहा है, अब देखो इसमें बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, ठीक है ना,
हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा होता है, ये आपको अलग से पढ़ लेना है। यहाँ पे वाटर आ गया है तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या होगा, वॉशिंग सोडा होगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर थे हम, इसका नाम आपको पता चल गया है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पेपर में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, सिर्फ ये भी आ सकता है, सिर्फ ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए बनाने इसके अनुभार की बात करें तो इसका अनुभार जो होता है वो 105.988 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, बनाने की विधि की बात करें तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो प्रोसेस होती है ये 3 स्टेप में होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। पहले स्टेप में क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है, उसकी वाटर, CO2 और अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। इस स्टेप को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडे में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसमें याद नहीं आ रही है कौन सी रिएक्शन थी तो पेपर में आप इसको भी लिख कर आ सकते हैं, यहाँ से आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। बनाने की विधि में आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आया, हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और इसको क्या किया, हमने हीट किया। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ गई। ठीक है, इसको हीट किया तो इसको हीट करने के बाद में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इससे बाहर निकल गए और आपका सोडियम कार्बोनेट बना। ठीक है, अब हमने वापस सोडियम कार्बोनेट लिया, जैसे हमने यहाँ लिया ना, ऐसे हमने यहाँ लिया। तो जब हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसकी हमने 10H2 में रिएक्शन कराई तो कुछ नहीं हुआ, ये आपस में जुड़ गए, तो यहाँ पर आपका वॉशिंग सोडा निकल कर आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने इसी वजह से नोट्स बनाए हुए हैं अच्छे से ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। अब बात करते हैं भौतिक गुण की, तो ये जो होता है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जैसे आपका बेकिंग सोडा था, ये उससे थोड़ा मोटा होता है, जल में घुलनशील होता है, नॉर्मल सी बात है। बर्तन भी बोल सकते हैं आप, कपड़े धोते हैं तो इसको मिक्स करते हैं तो ये अच्छे से घुल जाता है। और इसका जो अनुभार होता है वो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, 105.998 ग्राम पर मोल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 851 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण का क्या होता है, अगर हम इसको ताप का प्रभाव यानी कि हीट करें, एक तरह से ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वॉशिंग सोडा जो होता है टेम्परेचर देने के बाद में सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और वाटर निकल जाता है अलग। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसकी जल से रिएक्शन कराते हैं, जब हम इसको जल से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर NaOH और हाइड्रोजन कार्बोनेट निकल जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये सोल्ट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों देता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर मैंने 2HCl लिया है, इसकी जब मैंने रिएक्शन कराई है तो यहाँ पर NaCl, CO2 और वाटर निकल गया है। अगर मैं इसकी H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराती हूँ तो आपका हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा पीछे वाले की तरह। ठीक है, SO2 के साथ में अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ तो सोडियम सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं भुजे चूने के साथ में इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो आप देख सकते हैं कास्टिक सोडा यानी कि NaOH आपका बाहर निकलता है। ठीक है, इसके उपयोग की बात करें तो सबसे मेन है कि कपड़े की धुलाई में यूज़ करते हैं, कांच, कागज़, साबुन के उद्योग में भी इसका यूज़ होता है, कागज़ की कठोरता दूर करने के लिए भी इसका यूज़ होता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, NaOH। ठीक है, तो इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो अणुसूत्र होता है वो NaOH होता है, इसका नाम कास्टिक सोडा भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए जब हम NaCl की वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा NaH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। हमको NaOH चाहिए था, यहाँ पर हमारा NaOH निकल जाता है। ठीक है, अगर हम इसके भौतिक गुण की बात करें तो ये सफ़ेद ठोस होता है। ठीक है, NaOH इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 591 केल्विन होता है, जल में विलय होता है, अल्कोहल में थोड़ा ये कम घुलता है और ये जो होता है रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये दवाइयों के निर्माण में भी यूज़ होता है, साबुन बनाने में भी यूज़ होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी यूज़ होता है और जल की स्वच्छता में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों NaCl, सोडियम
क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को आप क्या बोलते हैं? NaCl, जिसका सूत्र है, इसका नाम NaCl है, जिसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं। ठीक है, बनाने की विधि में हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी हमने पीछे पढ़ा, उसकी जब हम अम्ल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा बाहर और यहाँ से NaCl बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो भोजन बनाने में, नमक ही तो है ये, भोजन बनाने में इसका यूज़ होता है। खाद्य परीक्षण में चीज़ों को गलाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, हिमीकरण मिश्रण के लिए भी इसका यूज़ होता है और कुछ लवण के बनने में कच्चे पदार्थों के रूप में भी इसका यूज़ होता है। अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो ये जल में अत्यधिक विलेय है ना, एकदम डालते साथ घुल जाता है। इसका गलनांक भी कुछ होता है, गलनांक कुछ मतलब जल्दी घुल जाना। ठीक है, और ये सफ़ेद क्रिस्टलेट ठोस है। नमक सबके घर में होता है, सब देखते हैं नमक कैसा होता है, तो इसको मुझे समझाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं इसकी, या फिर एक ये मेन रिएक्शन पूछ लेते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 यानी कि ½ H2O। ठीक है, अब जरूरी नहीं है बच्चों, देखो ½ H2O कहने का मतलब जितना हमारा कैल्शियम सल्फेट है उसका आधा वाटर लेना होता है। ठीक है, देखिए हमने कैल्शियम सल्फेट के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ पर हमने 1 वाटर का अणु लिया, 2 का 1, 1 का आधा। ठीक है, तो ये भी POP है, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऐसा नहीं है ये सही है, आप अगर यहाँ 4 ले रहे हो तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ 10 ले रहे हो तो यहाँ 5 ले लो, ये सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है। एक से कम तो आप ले नहीं सकते, एक तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 लोगे तो आधा, 2 लोगे तो 1, 3 लोगे तो 3 तो नहीं, 4 लोगे तो 2, इस तरह से आप लोगे तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा। अगर बनाने की विधि की बात करें तो जब जिप्सम, अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना, जिप्सम में क्या होता है, ये डबल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट, पानी का, कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसमें पानी जो होता है वो आधा होता है, लेकिन जो जिप्सम होता है जितना कैल्शियम सल्फेट होता है उसका डबल होता है पानी। समझे आप, उसका डबल क्या होगा, पानी। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर के कितने हैं, 2 दूनी 4, वाटर के यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे CaSO4 का ट्वाइस 4H2। ठीक है, तो जब हम इसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं ना तो यहाँ पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल गया और यहाँ से आपके 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये एक सफ़ेद चूर्ण टाइप होता है, इसका यूज़ मूर्ति बनाने में करते हैं। आप देखते हैं ना कि गणेश चतुर्थी पर मूर्तियाँ बनती है, नॉर्मली कभी भी जो मूर्तियाँ बनती हैं, ठीक है, हड्डी को जोड़ने में, यानी कि हॉस्पिटल में हड्डी को जोड़ने पर जो प्लास्टर चढ़ता है हाथ पर, पैर पर, तो वो जो उसके उसमें जो हमारा मतलब यूज़ करते हैं वो हड्डी प्लास्टर चढ़ाने में जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं POP। ठीक है, और छतों के डिज़ाइन में भी इसका यूज़ किया जाता है। आजकल देखा है ना, आपकी दीवारों पर डिज़ाइन बनवाते हैं, छतों पर डिज़ाइन बनवाते हैं, तो उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको चैप्टर 2 के ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने सारे ही टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं। मेरी बहुत गारंटी है कि इससे बाहर तो पेपर में कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप इतना भी इस चैप्टर में इतना भी कवर कर लेते हैं ना तो आपके इस चैप्टर से नंबर खराब बिल्कुल नहीं जाएंगे, जितना भी आप पढ़ोगे आपको नंबर मिलेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।